हेलो एंड वेलकम। आज की क्लास में हम ज्योग्राफी में दूसरी जो क्लास है आज की वो क्लास है ग्रीक विद्वानों का योगदान। जब हम ज्योग्राफिकल थिंकर्स को पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा तो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन जो कुछ भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उनको हमें एक बार पढ़ना है। भूगोल की जब शुरुआत होती है तो उसमें जो पहला योगदान आता है वो ग्रीक यानी यूनानियों का आता है। अगर ग्रीक और यूनानियों ने भूगोल में अप्रत्यक्ष रूप से योगदान देना ना शुरू किया होता तो शायद भूगोल आज अपनी शिखर पर नहीं होता। कैसे नहीं होता? देखिए, जब यूनानियों का भूगोल में योगदान था तो वो योगदान शुरू हुआ खगोल शास्त्र से। किससे शुरू हुआ? खगोल शास्त्र से शुरू होता है। नहीं, पहले भूगोल किस रूप में था? खगोल शास्त्र के रूप में था। क्यों? क्योंकि तब वहां पे सीरियन, असीरियन, बेबीलोनियन, चेल्डिया, ये वही क्षेत्र हैं जो आज के काला सागर के दक्षिण, भूमध्य सागर के पूरब और एशिया माइनर के आसपास के क्षेत्र हैं। वो यही तब ये सभ्यताएं यहाँ पर पनप रही थी और ये जो क्षेत्र था वो खुले आकाशों वाला था। इसके बगल में ग्रीक यानी यूनान था, जो चारों तरफ अपनी कटी फटी जो स्थितियां थीं, सागरीय तटीय स्थितियां थीं, उसके कारण भी वहाँ पर क्या हुआ? ग्रीक में यानी यूनान में कैसा, यहाँ पे खगोल शास्त्र और यूनान में एक जो भूगोल पनपा, वो कौन सा बनपा? वो भौतिक भूगोल। क्यों? क्योंकि वो यूनान की खुद की विशेषता थी। और ये जो पूरी स्थिति थी वो पूरी स्थिति किस पे डिपेंड हुई? ये पूरी स्थिति दो प्रक्रियाओं पे डिपेंड हुई। एक, खोजी यात्राएं हुई और दूसरा क्या हुआ? उन यात्राओं पर मानचित्रों का निर्माण किया गया। यात्राओं पे क्या हुआ? मानचित्रों। तो खोजी यात्राओं और मानचित्रों पे ही जो यूनान का भूगोल था वो पनपा था। और इस भूगोल में या इस यात्रा में जो दो महत्वपूर्ण चीज़ें थी, एक खोजी यात्राएं, दूसरी मानचित्र। और ये दोनों क्यों की जा रही थी? ये दोनों की जा रही थी ताकि साम्राज्य विस्तार किया जा सके। अब आइए देखते हैं कि कौन कौन से ग्रीक विद्वानों ने योगदान किया। पहला है होमर। देखिए, होमर जो कोई भूगोलवेत्ता नहीं था, विद्वान था और स्पेशली कवि था। होमर क्या था? कवि था। और इसने इलियड और ओडिसी, इसकी दो राइटिंग्स थी या रचनाएं थी, इलियड और ओडिसी। और इसने जो भी जानकारियां इसके पास थी वो इसने इलियड ओडिसी में रखी थी। और पेशे से ये कवि होने की वजह से इसने जो प्राकृतिक दशाएं थीं आसपास की उसका वर्णन किया। और होमर की कुछ विशेषताएं थी कि इसने चारों दिशाओं से आने वाली हवाओं को, ये इसका एक बड़ा काम था। चारों दिशाओं से आने वाली हवाएं, जिसमें उत्तर से आने वाली बोरस, पश्चिम से आने वाली ज़ेफाइरस, पूरब से आने वाली ह्यूरस और दक्षिण से आने वाली नोट्स या नोटस। तो ये जो हवाएं थीं, इन हवाओं को यानी पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण से आने वाली हवाओं का नामकरण किसने किया था? होमर ने ही किया था। महाकाव्य इसके इलियड ओडिसी हो ही गए। होमर के बाद थेल्स। थेल्स की क्या विशेषता थी? थेल्स
इससे भी थोड़ा सा आगे पहुंच जाता है। अभी तक क्या था, इसने सिर्फ प्राकृतिक दशाओं का वर्णन किया, जो कि काम इसका कवि का था, इसलिए बहुत ज़्यादा इसने फिजिकल ज्योग्राफी की तरफ नहीं रुख किया। लेकिन जो थेल्स आया, जब थेल्स आया तो इसने गणितीय भूगोल का प्रारंभ किया। मतलब भूगोल में गणितीयता का प्रारंभ जो होता है वो थेल्स और इसके शिष्य एनाक्सिमेंडर से ही शुरू होता है। तो थेल्स ने क्या किया, गणितीयता का इनपुट आरंभ किया, किसमें, भूगोल में। और साथ में थेल्स ने आयोनियन संप्रदाय की रचना की थी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आयोनियन संप्रदाय की रचना किसने की, तो ये थेल्स ने की थी। थेल्स का दूसरा काम क्या हो गया, आयोनियन संप्रदाय की रचना की। ये पृथ्वी को पानी पर तैरती हुई थाली मानता था। ये भी इसकी विशेषता है, किसकी, थेल्स की। पृथ्वी को पानी पर तैरती हुई तश्तरी मानता था, गणितीय भूगोल को प्रारंभ करने में योगदान था, और आयोनियन संप्रदाय की रचना की किसने, यूनान के विद्वान थेल्स ने की थी। थेल्स मुख्य रूप से था तो ब्रह्मांड विज्ञानी, और फिर थेल्स के बाद इसका शिष्य आता है एनाक्सिमेंडर। अब देखिए सब एक एक कदम आगे पहुंचते जाएंगे। एनाक्सिमेंडर गणितीय भूगोल का संबंध किससे है, एनाक्सिमेंडर और थेल्स से। यह क्वेश्चन बहुत पूछा गया है कि थेल्स और एनाक्सिमेंडर किससे संबंधित हैं। फिर थेल्स एनाक्सिमेंडर का शिष्य था, गणितीय भूगोल का संस्थापक था, और मानक पर प्रथम मानचित्र, यानी कह सकते हैं मानक पर आधारित मानचित्र किसने बनाया, पहला। तो मानक यानी एक स्टैंडर्ड पर या कुछ चीजें मान करके जो 3D पृथ्वी है उस पर 2D मानचित्र बनाने की शुरुआत जो की थी वह एनाक्सिमेंडर ने की थी। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि मानक पर पहला मानचित्र किसने बनाया था, तो वो एनाक्सिमेंडर ने ही बनाया था। एनाक्सिमेंडर ने ही नोमोन, बेबीलोनियन यंत्र था नोमोन, तो ये जो नोमोन बेबीलोनियन यंत्र था इसको यूनान से परिचित भी किसने कराया, एनाक्सिमेंडर ने कराया। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि नोमोन को बेबीलोन से यूनान की तरफ कौन लेके आया, यूनान से किसने परिचित कराया, तो वो एनाक्सिमेंडर था। एनाक्सिमेंडर के बाद नेक्स्ट प्लेटो अरस्तु को भी देख लें हम। प्लेटो फिर अरस्तु, इन दोनों का भी योगदान तो उन्होंने भूगोल के लिए नहीं किया, लेकिन कुछ ऐसी बातें बताई या कुछ ऐसे तथ्य रखे जिससे भूगोल आगे बढ़ा। जैसे प्लेटो था तो दार्शनिक, ये भूकेंद्रीय विचारधारा का समर्थक था। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, भूकेंद्रीय विचारधारा का समर्थक। तो ये भी क्वेश्चन पूछा है कि प्लेटो निम्न में से कौन भूकेंद्रीय विचारधारा का समर्थक था, तो वो प्लेटो था जो भूकेंद्रीय विचारधारा का समर्थक था। प्लेटो की और खास बात, जिसने भूगोल में अप्रत्यक्ष रूप से योगदान किया, प्रत्यक्ष योगदान नहीं था, पृथ्वी को दीर्घवृत्तीय मानता था। दूसरी बात क्या, कि पृथ्वी को दीर्घवृत्तीय मानता था। उसके बाद अरस्तु और फिर अरस्तु का शिष्य थियोफ्रेट्स। फिर अरस्तु अपने गुरु प्लेटो की तरह ही पृथ्वी को भूकेंद्रीय मानता था, और एक बड़ी खास बात इसने एक लाइन बताई थी जो थी प्रत्येक वस्तु पूर्णता की ओर है। ये याद रखिएगा, प्रत्येक वस्तु पूर्णता की ओर है। प्रत्येक वस्तु थ्रियोफेट्स, प्रत्येक वस्तु पूर्णता की ओर है,
ये अरस्तु का योगदान था। ऐसे कोई ये भूगोलवेत्ता तो थे नहीं, ये सभी दार्शनिक थे, लेकिन इन्होंने जो बातें कही थी अपने आसपास के प्रकृति के बारे में, हम सिर्फ उन्हीं लाइनों को याद रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन वहां से पूछे जाते हैं। प्रतीक वस्तु पूर्णता की ओर, ये किसने कहा था? ये अरस्तु ने कहा था। अरस्तु ब्रह्मांड विज्ञानी था और इसे जलवायु विज्ञान का जन्मदाता कहते हैं, और इसी के शिष्य थियोफ्रेट्स को वनस्पति शास्त्र का, यानी अरस्तु को जलवायु शास्त्र का और थियोफ्रेट्स को वनस्पति शास्त्र का जन्मदाता कहते हैं। इसके अलावा बहुत महत्वपूर्ण नहीं है इनके बारे में कुछ जानना। फिर हिकैटियस, शुरुआत हिकैटियस से बहुत महत्वपूर्ण होती है। हिकैटियस, हिकैटियस को फादर ऑफ ज्योग्राफी कहते हैं। क्योंकि ये बहुत कुछ भूगोल के बारे में जान चुका था, भूगोल के बारे में जान चुका था, या कह सकते हैं कि अपने आसपास के क्षेत्रों के बारे में बहुत जान चुका था। विश्व निवास्य, यानी पृथ्वी को, विश्व को पृथ्वी एक निवास के रूप में मानता था। यानी ये कहता था कि विश्व निवास्य भू का वर्णन किया, यानी पृथ्वी का वर्णन इसने किया था कि यहाँ लोग अब रहते हैं, और ये आगे भी बढ़ा था। इसकी एक रचना थी बहुत इंपॉर्टेंट, जेस पेरिडोस। याद रखिएगा, ये पूछता है जेस पेरिडोस किसकी रचना थी, तो वो हिकैटियस की थी। ये आगे निकला, इसने डैन्यूब और नेपियर जो नदियां थी वो इन सब के बारे में वर्णन कर चुका था। यानी वो जान चुका था कि अब सिर्फ ग्रीस ही नहीं, उसके आगे भी दुनिया है, और ये लीबिया तक भी पहुंचा था। ये जो एग्जियन सागर था, यानी जिसे आज हम काला सागर कहते हैं, उस काला सागर के दक्षिण में एशिया माइनर को भी ये जान चुका था। कौन? हिकैटियस। हिकैटियस, इसके आगे नील नदी के आसपास के क्षेत्रों की भी जानकारी इसे थी। यानी हिकैटियस अपने जो पहले पूर्व के विद्वानों थे उनसे आगे निकलते हुए अब ये भूमध्य सागर के पास, यानी एक से अधिक जो यूरोपियन कॉन्टिनेंट था उससे आगे निकला। कौन? हिकैटियस, और अपने आसपास की प्रत्येक क्षेत्र की भौगोलिक वर्णन इसने किया। दैट्स व्हाई ही इज कॉल्ड फादर ऑफ ज्योग्राफी। यानी प्रादेशिक भूगोल का प्रथम ग्रंथ जिसे है जेस पेरिडोस कहते हैं ना, कि प्रादेशिक भूगोल का प्रथम ग्रंथ कौन था, तो वो क्या था? वो जेस पेरिडोस। हिकैटियस, हिकैटियस के बाद हेरोडोट्स। हेरोडोट्स की क्या खास बात थी? हेरोडोट्स यामोत्तर खींचने वाला था तो ये इतिहासकार। ये क्या था? ये इतिहासकार था, और इसकी खास बात ये थी कि ये हिकैटियस से आगे चल करके, यानी अब जहां सिर्फ दक्षिण में लीबिया तक, जिसे आज हम अफ्रीका कहते हैं, या नील नदी के डेल्टा तक ही हिकैटियस पहुंचा था, अब हेरोडोट्स उससे भी आगे निकल चुका था। और कुछ प्रमाण इसके ये भी कहते हैं कि ये यूरोप, एशिया और लीबिया, यानी 3 महाद्वीपों की जो बात की वो हेरोडोट्स ने की। किसकी? यूरोप, एशिया और लीबिया तक। इतिहास का पिता इसे कहते हैं यामोत्तर खींचने वाला। एक होता है अक्षांश और दूसरा होता है देशांतर या यामोत्तर। तो पृथ्वी पर यामोत्तर खींचने वाला जो पहला विद्वान था वो यही कौन था? वो हेरोडेट्स था। हेरोडेट्स ये भी मानता था कि भूगोल को इतिहास की तरह और इतिहास का वर्णन भूगोल की तरह किया जाना चाहिए। ये लाइन बहुत पूछी जाती है कि किस विद्वान ने ये कहा था कि इतिहास का वर्णन भूगोल की तरह और भूगोल का वर्णन इतिहास की तरह करेंगे, तो वो हेरोडोट्स ही था, जिसे यूरोप के अलावा 2 और भी कॉन्टिनेंट का ज्ञान था। वो कॉन्टिनेंट थे लीबिया और एशिया। यह भी क्वेश्चन पूछता है कि यूरोप के अलावा लीबिया और एशिया का ज्ञान किस विद्वान ने सबसे पहले वर्णन किया, तो वो हेरोडोट्स था। हिकैटियस हुआ, हेरोडोट्स हुआ।
हेरोडोटस कैस्पियन सागर को आंतरिक सागर मानता था। यह भी कभी कभी पूछ लेता है कि मान लिया हेरोडोटस के बारे में 3-4 कथन दे देगा, बोलेगा कौन सा गलत है, तो वो कैस्पियन सागर को क्या मानता था, आंतरिक सागर मानता था। इसके पहले के जो विद्वान थे यानी हिकैटियस से पूर्व वाले थेल्स, एनेक्जिमेंडर, ये सब क्या मानते थे, ये सब पृथ्वी के चारों तरफ एक क्षेत्र मानते थे जिसे कहते थे महासागरीय नदी। तो हिकैटियस से पूर्व के जितने भी थे ये सब क्या करते थे, पृथ्वी को महासागरीय नदी मानते थे, क्योंकि ये ग्रीक से आगे गए नहीं थे, बहुत ज़्यादा था तो भूमध्य सागर, अगल बगल इनको सागर ही सागर दिखाई पड़ता था, पीछे भी सागर यानी उत्तर में आर्कटिक जहाँ पे है। तो ये क्या समझते थे कि पृथ्वी चारों तरफ एक महासागरीय नदी से घिरी हुई है। लेकिन जब हिकैटियस आता है तो ये बहुत आगे तक घूम आता है और ये कहता है कि नहीं, बस अब ये चीज़ें आपकी गलत थी। निर्देशांकों की व्यवस्था आप देखिए, हिकैटियस, हेरोडोटस, और उसके बाद आता है गेम चेंजर पर्सन। गेम चेंजर पर्सन कौन था, इरेटोस्थनीज। अभी तक जो भूगोल में वर्णन या भूगोल को बताने की बातें कही जा रही थी वो सब प्रत्यक्षानुभव थी। मतलब ये खुद जाते थे, घूमते थे, जानकारियां इकट्ठा करते थे, मानचित्र बनाते थे, खोजी यात्राएं करते थे और फिर आके अपने साम्राज्य को में उस बातों को चर्चा करते थे और लिखते थे। लेकिन जब इरेटोस्थनीज आता है तो इरेटोस्थनीज में थोड़ा सा गेम चेंजिंग प्रक्रिया अपनाता है और क्या करता है, अब ये यहां से वैज्ञानिकता का समावेश कर रहा है। मतलब अगर क्वेश्चन आ जाए कि पहला वैज्ञानिक भूगोलवेत्ता कौन था तो वो इरेटोस्थनीज था। क्यों ऐसा था, क्योंकि इसने काम किए। विषुवत रेखा की शुद्ध लंबाई किसने पहली बार नापी, तो वो इरेटोस्थनीज था। इसके अलावा निर्देशांकों की व्यवस्था यानी किसी भी पृथ्वी पर किसी क्षेत्र के लिए अक्षांश देशांतरों की जो मेल खींचने की व्यवस्था थी वो किसने की, वो भी किसने की, वो इरेटोस्थनीज ने की। अक्षांश देशांतर इरेटोस्थनीज। विश्व का मानचित्र वैज्ञानिक ढंग से, तो 3 बड़ी बातें, पहला तो निर्देशांकों की व्यवस्था यानी अक्षांश देशांतरों की व्यवस्था, पृथ्वी भूमध्य रेखा की लंबाई लगभग शुद्ध ढंग से नापा था, और तीसरी खास बात कि विश्व मानचित्र का निर्माण वैज्ञानिक ढंग से करने वाला कौन था। देखिए विश्व मानचित्र का निर्माण तो एनेक्जिमेंडर भी कर चुका था, यानी मापक के पहले आएगा तो एनेक्जिमेंडर, और विश्व मानचित्र का निर्माण वैज्ञानिक ढंग से किसने किया, तो वो इरेटोस्थनीज ने किया था, और पृथ्वी की लंबाई, विषुवत रेखा की लंबाई को भी लगभग शुद्ध ढंग से इसने माप लिया था। इसके बाद भूगोल को, यह भी क्वेश्चन पूछता है कि भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में किसने स्टैब्लिश किया, तो वहां पे भी द साइंटिफिक पर्सन इरेटोस्थनीज का ही नाम आता है। तो इरेटोस्थनीज ने ही भूगोल को क्या किया, एक अलग विषय के रूप में स्टैब्लिश करने की शुरुआत की। इसके पहले भूगोल एक अलग विषय के रूप में स्टैब्लिश नहीं था। फिर आते हैं एक और विद्वान जिसे कहते हैं स्ट्रैबो। अब मैं वर्ड बोल दे रहा हूं, लिख देता हूं, जगह है 7वें नंबर पे स्ट्रैबो। बहुत डीप अध्ययन नहीं है आपके सिलेबस में, सिर्फ इनके बारे में जानिए, कभी कभी पूछ लेता है। स्ट्रैबो आता है, स्ट्रैबो इसे प्रादेशिक भूगोल का पिता भी कहते हैं, यानी स्ट्रैबो को क्या कहते हैं, प्रादेशिक भूगोल का पिता। ये भी नोट कर लीजिए, क्वेश्चन पूछता है प्रादेशिक भूगोल का पिता किसे कहते हैं, तो प्रादेशिक भूगोल का पिता स्ट्रैबो को कहते हैं। इसके अलावा जियोग्राफिका पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट, जियोग्राफिया, यहां लिख देता हूं मैं, जियोग्राफिया, ये किसने लिखी थी, ये लिखी थी स्ट्रैबो ने। एक क्लास में हम पूरी किताबों को एक साथ लिख लेंगे, तो वहां पे हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट किताबें हैं, तो जियोग्राफिया किसने लिखी, स्ट्रैबो ने। ये गणितीय, भौतिक और राजनैतिक भूगोल में योगदान करने वाला था। कौन, स्ट्रैबो। किस में, इसने गणितीय, भौतिक, ऐतिहासिक, 4 चीजें, गणितीय, भौतिक, ऐतिहासिक और राजनैतिक, किसके संबंध है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन गणितीय,
भौतिक, ऐतिहासिक और राजनैतिक निबंध लिखता था, वो कौन था? वो स्ट्रैबो ही था। फिर इकुमने के स्थान पर वाइकुमने का प्रयोग किसने किया? ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। स्ट्रैबो ने क्षेत्र वर्णन विज्ञान, ये इंपॉर्टेंट है कि किसने क्षेत्र वर्णन विज्ञान, किसने क्षेत्र वर्णन विज्ञान की शुरुआत? ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि क्षेत्र वर्णन विज्ञान की जो प्रारंभिक स्थिति में शुरुआत की थी वो किसने की थी? तो वो स्ट्रैबो ने की थी। तो हमने किनको किनको पढ़ा? हमने होम्स, थेल्स, एनाक्सिमेंडर, हिकेटियस, स्ट्रैबो। इसके अतिरिक्त आपके जो कोर्स में है या कह सकते हैं वो है पेसिडोनियस, ये लास्ट है विद्वान पेसिडोनियस। अब पेसिडोनियस इन सबसे आगे आ गया। अब ये तो इतना आगे निकल चुका था यात्राओं के मामले में कि ये सिंधु के बाद भारत और नील नदी, कांगो, इसके अलावा इसके पहले जो हिकेटियस था, हेरोडोट्स था, ये हेरोडोट्स तो पिग्मी तक पहुंच चुका था, यानी पिग्मी और कांगो बेसिन तक भी पहुंच चुका था हेरोडोट्स। लेकिन जब पेसिडोनियस आया तो ये और आगे तक निकल गया। अब इसने क्या किया? इसे ये बात पता लग गई थी कि जहां पे मानव है वहां जनजातियां भी होंगी, तो ये जब खोजी यात्राएं करता था उसमें जनजातियों का भी वर्णन कर दिया करता था। क्यों? क्योंकि अब ये इससे बहुत आगे निकल आया था, ये भारत में सिंधु तक पहुंच आया था, यानी भारत के दर्शन किसने किए थे? पेसिडोनियस ने किए थे। इसके अतिरिक्त पेसिडोनियस की खास बात कि सागर की गहराई ज्ञात करने वाला प्रथम व्यक्ति, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सागर की गहराई ज्ञात करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो वो प्रथम व्यक्ति था पेसिडोनियस। और खास बात क्या थी? कुछ कार्य पेसिडोनियस के, समुद्र, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? समुद्र विज्ञान का पिता। पेसिडोनियस से क्या कहेंगे? समुद्र विज्ञान का पिता। क्यों? क्योंकि इसने सागर की गहराई मापी थी। तो ज्वारों का अध्ययन, चंद्रमा की कलाओं का अध्ययन किसने किया? पेसिडोनियस, समुद्र विज्ञान का पिता था, तो ज्वार का अध्ययन करेगा, ये अध्ययन करेगा चंद्रमा की कलाओं का। इसने ही पृथ्वी समुद्र की गहराई को मापने का प्रयास किया, भारत तक भी पहुंचा, और अब जनजातियों का भी वर्णन ये अपनी कार्यों में करता था। इसने द ओशन नामक पुस्तक भी लिखी थी। पेसिडोनियस ने द ओशन, द ओशन नामक पुस्तक, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि द ओशन पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये ग्रीक विद्वान पेसिडोनियस ने लिखी थी। इसके अतिरिक्त और आपके लिए कोई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं है या आपके कोर्स में, क्योंकि जो भूगोल का विकास काल है ना, उस भूगोल के विकास काल में इनको एक देखिए बॉक्सेस कौन कौन बनते हैं। पहले बॉक्स में ग्रीक, ग्रीक के बाद रोम, रोम के बाद चीन, चीन के बाद अरब, अरब के बाद भारतीय, ये एक में है, यानी ये जिसे हम कह सकते हैं प्राचीन भूगोल। और उसके बाद का जो बॉक्स आता है जिसमें फिर आते हैं जर्मन, जिसमें आएंगे फ्रेंच, उसके बाद ब्रिटिश, फिर इनके बाद जो आएंगे वो रशियन, फिर यूएसए के, कनाडा, ये जो है आधुनिक भूगोल। तो अब जो प्रश्नों के बनने की प्रकृति है वो इस आधुनिक वाले से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, इस प्राचीन वाले से क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं। तो अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम ग्रीक के बाद किसको पढ़ेंगे? रोम को। तो ग्रीक, रोम, चीन, अरब और भारतीय, इनको हम थोड़ा सा जल्दीबाजी में नहीं, मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट को लेके पढ़ेंगे कि क्वेश्चन अब इनसे कम पूछे जाते हैं और आपके सिलेबस में इनका बहुत ज्यादा मेंशनिंग है भी नहीं। लेकिन फिर भी हम इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि जरूरी नहीं कि ये सिर्फ थॉट्स या थिंकर्स में आए, ये थॉट्स और थिंकर जैसा तो आपके सिलेबस में है कुछ नहीं, लेकिन मानव भूगोल का जो सेक्शन है उस सेक्शन से इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फिर अब हम नेक्स्ट क्लास में रोम और चीन को पढ़ेंगे। तो रोम, चीन, अरब और भारतीय, यहां पर हम ऐसे ही मेन पॉइंट्स को पढ़ेंगे। लेकिन जब फ्रेंच, जर्मन, फ्रेंच, ब्रिटिश और
रशियन कैनेडियन में आएंगे तो हमें एक एक व्यक्ति को, क्योंकि वहाँ पे नाम दिया हुआ है, हम्बोल्ट, रिटर, कांट, सैंपल, इनके नाम दिए हुए हैं, तो विशेष रूप से हमें इन्हें पढ़ना होगा। आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। गुड बाय।